साथियों नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अपन पढ़ रहे थे। एक वीडियो में अपन ने ये जाना कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्या इसकी रिएक्शन है, क्या इसके बेसिक बातें हैं, इससे रिलेटेड साइंटिस्ट कौन है। दूसरे वीडियो में अपन ने ये जाना कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो आवश्यक घटक हैं 4, उनमें पहला घटक लाइट, उसके बारे में अपन ने कंप्लीट किया। 2 नंबर पर घटक है पिगमेंट, उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे कि बीच में पहले घटक का काम गड़बड़ हो गया, मतलब लाइट चली गई थी, इसके कारण से वहां पर वीडियो को रोकना पड़ा था। आज अपन जहां पर शुरू खत्म किया था पिछले वाले वीडियो से, उसके आगे पढ़ना शुरू करते हैं। पिगमेंट जो अपन पढ़ रहे थे, 2 नंबर के घटक की बात कर रहे थे। सेकेंड नंबर जो कंपोनेंट था वो था अपना पिगमेंट। पिगमेंट के बारे में मैंने बताया था कि जैसे ही जो लाइट है, प्रकाश की ऊर्जा है, वो प्लांट पे गिरती है तो प्लांट की सेल में प्रेजेंट जो पिगमेंट है वो उसको क्या करते हैं, अवशोषित होकर क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं और आगे की प्रोसेस शुरू होती है। आगे क्या होगी वो आगे देखेंगे। ये पिगमेंट कहाँ काम आते हैं? लाइट रिएक्शन में काम आते हैं। पिगमेंट 3 प्रकार के होते हैं। एक क्लोरोफिल था, एक आपके फाइकोबिलिन है, कैरोटिनोइड है, ये अपन पढ़ चुके पहले। अपन क्लोरोफिल को पढ़ रहे थे। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का 7 प्रकार का होता है। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है, और बैक्टीरियोविरिडिन वगैरह, ये सब करके 7 जो क्लोरोफिल है ये अपन ने देखे थे। ए है वो सभी प्लांट में होता है। बी है बी सी डी के लिए अपन ने ट्रिक बताई थी पहले आपको, GBR गब्बर बताया था। ग्रीन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल बी, आपके ब्राउन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल सी और रेड एल्गी के अंदर आपके क्लोरोफिल डी। इसी प्रकार से क्लोरोफिल ई भी होता है जो अदर एल्गी में होता है। अदर एल्गी की भी बात करें तो आप यहां पर वो भी स्पेसिफिक याद रख सकते हो, ज्यादातर एक गोल्डन एल्गी में मिलता है, ठीक है। उसके बाद में जो 2 बच गए थे, कौन सा? बैक्टीरियोविरिडिन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ये 2 टोटल 7 प्रकार के क्या थे? क्लोरोफिल थे। उसके बाद में अपन ने क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर को शुरू किया था, तो स्ट्रक्चर को अपन अभी शुरुआत करते हैं, दोबारा से जान लेते हैं। देखो टोटल जो इसकी मेन स्ट्रक्चर है वो आपको अभी स्क्रीन पर शो हो रही है। अगर आप पूरा बनाना चाहो तो उस प्रकार से बना सकते हो। मैं काम की चीजें बना देता हूं। मिड के अंदर गैस मैग्नीशियम है, चारों कोणों के ऊपर क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन है। ये चारों कोणों के ऊपर नाइट्रोजन है। ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को बोलते हैं इसका हेड रीजन, जो डायग्राम में भी दिख रहा है आपको। साथ में कंपैरेटिवली चेक करते रहो आप। इस हेड रीजन के साथ साथ में क्या लगी होती है? एक लंबी सी चेन लगी होती है जिसको बोलते हैं इसका टेल रीजन। ये जो टेल होती है वो होती है आपके हाइड्रोफोबिक। हेड होता है वो आपके होता है हाइड्रोफिलिक। इस हेड पोर्शन के अंदर मिड में क्या प्रेजेंट है? मैग्नीशियम। ये जो टेल है, टेल का नाम क्या बोलते हैं? फाइटोल टेल। और हेड को क्या बोलते हैं? पोरफायरिन हेड। मतलब क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर के अंदर पोरफायरिन हेड प्लस फाइटोल रिंग दोनों आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं। और इन दोनों का जो कनेक्शन है, मतलब यहां पर तो ये हेड हो गया पोरफायरिन हेड, और यहां मैं लिख दूं फाइटोल टेल। तो ऐसा बताऊं, इन दोनों का जो कनेक्शन है इसके बीच में क्या पाया जाता है? एस्टर बॉन्ड पाया जाता है। किससे जुड़े होते हैं ये? एस्टर बॉन्ड के द्वारा हेड और टेल आपस में क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये जो पोरफायरिन जो हेड है उसके ऊपर देखो 4 स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं आपको, 4 N यहां पर लिखे हुए हैं। ये जो 4 N लिखे हुए हैं इनको बोलेंगे आप टेट्रा पाइरोल हेड बोल सकते हैं इसको। मतलब हेड पोर्शन में जो पोरफायरिन हेड है उसके ऊपर 4 अलग अलग चीजें यहां पर अवेलेबल नजर आ रही हैं आपको, 4 दिशाएं नजर आ रही हैं, उनको बोलेंगे टेट्रा पाइरोल हेड। तो ऐसा बोल सकते हैं अपन कि आपके टेट्रा पाइरोल हेड प्लस फाइटोल टेल,
इनके बीच में कौन सा बॉन्ड किससे जुड़े रहते हैं? ये एस्टर बॉन्ड से। ठीक है। और ये जो टेट्रापाइरोल हेड है ये आपस में देखो एन एन, ये एन एन, और इनके बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, किससे कनेक्ट रहते हैं? ये यहां पर लिख दो आप, कनेक्ट बाय मिथाइल लिंक। मिथाइल लिंक के द्वारा कनेक्ट रहते हैं। और दूसरी बात क्या लिख दोगे, बीच में क्या प्रेजेंट है? मिड में Mg प्रेजेंट, मैग्नीशियम प्रेजेंट। ठीक है। अब ये क्लोरोफिल है वो दो प्रकार का है टाइप। क्लोरोफिल दो प्रकार का होता है मुख्यतः। जो मेन स्ट्रक्चर जो अपन याद करते हैं, 7 प्रकार तो 7 हैं, पर इसकी मुख्य जो स्ट्रक्चर याद करते हैं वो 2 की याद करते हैं। एक तो क्लोरोफिल ए की और एक क्लोरोफिल बी की। केमिकल फॉर्मूला क्या है? C55 होते हैं, H72 होते हैं, O आपके 5 होते हैं, N आपके 4 होते हैं और बीच में मैग्नीशियम होता है। इसमें इतना तो आपको दिख रहा है, N 4 है और बीच में मैग्नीशियम, ये लास्ट वाला तो आपको दिख रहा है। इन्हीं में कहीं ना कहीं CH3 है, CHO है, CH2 है, C2H5 है, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बीच बीच में बनी होंगी दोनों में मिला के, तो उसके अंदर ये होंगे C55, H72, O5, N4 और Mg। ये क्लोरोफिल ए की है। क्लोरोफिल बी की बात करें तो यहां पर हो जाएगा C55 ही होंगे। H यहां पर 72 के स्थान पर 2 कम कर दो, 70 कर दो। O यहां पर 1 बढ़ा दो और बाकी तो दोनों चीजें सेम है, N4 और Mg। ठीक है। इस प्रकार से क्लोरोफिल ए की स्ट्रक्चर है, ये क्लोरोफिल बी की स्ट्रक्चर है। एक अंतर क्या, बहुत बड़ा अंतर है, इंपॉर्टेंट चीज है। क्लोरोफिल ए में जो पोरफायरिन हेड है, पोरफायरिन हेड है में 3rd कार्बन पर CH3 समूह जुड़ा रहता है। और यहां पर क्या लिख दोगे, सेम ऐसी स्थिति CH3 के स्थान पर, इस केवल 3rd वाले स्थान पर क्या पाया जाता है? CHO समूह पाया जाता है। देखो नामकरण यहां से शुरू करते हैं तो ये मान लो ये वाली एक इससे जुड़े होंगे, वो कार्बन 1 नंबर पे आ जाएंगे, ये वाले 2 नंबर पे आएगी, ये वाले 3। तो आपको स्ट्रक्चर में भी दिख रहा है, इसमें 3 नंबर पे है ना, क्या है? CH3 लगा हुआ है, और एक में क्लोरोफिल बी में, इसमें 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है? CHO समूह लगा हुआ है। ये वाला 2 अंतर है बेसिक। ये स्ट्रक्चर याद रखना, क्लोरोफिल ए की, क्लोरोफिल बी की, मतलब केमिकल फॉर्मूला याद रखना, और आपके ये 2 बातें याद रखना। CH3 इसके अंदर पाया जाता है, इसके अंदर CHO पाया जाता है। कलर भी याद रख लेना। क्लोरोफिल जो ए है ना, यहां पर तो नीला हरा और इसका पीला हरा। 2 नंबर का है कैरोटीनोइड। इसकी खोज है जो वेकेन रोडर ने करी थी 1831 में। किस में? गाजर में। वेकेन रोडर ने 1831 में गाजर में कैरोटीनोइड वर्णक की खोज करी थी, पिगमेंट की खोज करी थी। इस कैरोटीनोइड का कार्य क्या है? जो रेडिएशन क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होती, जिन रेडिएशन को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं करता, उन्हें एब्जॉर्ब करके, अवशोषित करके देना किसको? क्लोरोफिल को ही देना, तक पहुंचाना। ये 1 नंबर काम, 1 नंबर। 2 नंबर, तेज अगर लाइट आए ना, तेज लाइट में क्लोरोफिल के डैमेज को बचाना। अगर तेज लाइट आए
तो क्लोरोफिल को डैमेज होने से बचाता है कौन? कैरोटीनॉइड पिगमेंट। 3 नंबर पे फ्लावर्स जो हैं को कलर देने का काम भी करता है ये क्या है? सहायक वर्णक है। मेन वर्णक कौन है? क्लोरोफिल। ये कौन सा है? सहायक वर्णक है, सहायक पिगमेंट है। मेन जो पिगमेंट है वो है आपके क्लोरोफिल। उसके बाद क्या याद रखोगे? इसके जो टाइप हैं वो अपन 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं कैरोटीन, एक को बोलते हैं ज़ैंथोफिल। इसका जो सूत्र है C40H56, कलर लाल, ऑरेंज भी बोलते हैं कई जगह। ज़ैंथोफिल है, इसका जो है C40H56, साथ में O2 भी है। और कलर क्या है इसका? कलर है पीला। लाल है, इसका क्या है? पीला कलर है कैरोटीन का। और ज़ैंथोफिल की ये अलग बात है। अभी जो कैरोटीन है उसकी उदाहरण देखो, जैसे लाइकोपीन है, उसके बाद में अल्फा कैरोटीन है, उसके बाद में बीटा कैरोटीन है। इसी प्रकार से इसके एग्जाम्पल ज़ैंथोफिल के ल्यूटीन है, जियाजेंथीन है, एटसेट्रा। इसमें 2 बात याद रखना, ल्यूटीन और बीटा कैरोटीन, ये दोनों सभी प्लांट्स में होते हैं। बाकी कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं, स्पेसिफिक जगह ही होते हैं। एक जो क्लोरोफिल अभी लिखा था आपने, इसका भी साइंटिस्ट लिख लो। इसके जो क्लोरोफिल है उसके खोज करता है विल्स टोटर, स्टोल तथा फिशर। इन्होंने क्लोरोफिल की खोज करी थी 1912 में। क्लोरोफिल वाले में लिख लेना। तो कैरोटीनॉइड की खोज वेकेनरोडर ने 1831 में गाजर में करी थी। जिन रेडिएशन को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर पाता उनको एब्जॉर्ब करके किसको दे देना? क्लोरोफिल को दे देना। तेज लाइट के अंदर क्लोरोफिल के डैमेज को कम करना, बचाना, फ्लोवर को कलर देना। 2 प्रकार है इसके, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। ये बात याद रखने वाली है कि बीटा कैरोटीन और ल्यूटीन है वो सभी प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है, और लाल कलर और पीला कलर। ये बात आपको किसकी पता चली? कैरोटीनॉइड की। इसके बाद में देखो तीसरा फाइकोबिलिन्स। ये जो पिगमेंट है वो आपके केवल और केवल रेड तथा ब्लू ग्रीन एल्गी में, लाल और नीले शैवालों में। 2 प्रकार है इसके। पहला क्या रखोगे? फाइको इरिथ्रिन। ये इरिथ्रोसाइट आपके वर्ड काम आता है लाल रक्त कणिकाओं में। तो इसका मतलब यहां क्या आ जाएगा? ये कहां पर है? रेड। रेड का मतलब कौन सी? रोडोफाइसी। और यहां पर ये फाइको साइनिन। ये कहां पर? ब्लू। ब्लू का मतलब साइनोफाइसी। कार्य क्या है? लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल को देना। इस प्रकार पिगमेंट से संबंधित कोई 5-7 पॉइंट ही हैं, 5-7 ही बातें बनती हैं जो आपके प्रश्न बनने लायक होते हैं। पहला आपने जाना लाइट, दूसरा आपने जाना पिगमेंट। 3 नंबर पे लेते हैं अब 4 घटक थे, आपको ध्यान ही है। 1 2 3 4 घटकों में से 2 को अपन ने देख लिया है। एक आपका लाइट है और दूसरा आपका पिगमेंट है। 3 नंबर का घटक देखो।
3 नंबर का घटक कौन सा है? जल। किस रिएक्शन में काम आता है? याद करो, यूज इन लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में काम आएगा। ये जो H2O है इसका क्या होगा? फोटोलाइसिस। क्या होगा? फोटोलाइसिस प्रोसेस में देखेंगे अभी कैसे होता है। H2O का फोटोलाइसिस होता है और जब इसका फोटोलाइसिस होगा तो ये ऑक्सीजन प्लस H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ से राउंड फिगर में सही करने के हिसाब से मान लो यहाँ पर अपन 2 ले लेते हैं जल के अणु, यही फोटोलाइसिस प्रक्रिया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये जो 4H प्लस हैं ये किसके काम आएंगे? NADP के, और क्या कन्वर्ट हो जाएगा? NADPH2। इसका निर्माण होगा। ठीक है, जल से संबंधित ये बात। अब देखो जहां पर ये बात है तो नॉर्मल प्लांट्स की बात है। बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया में H2O की जगह H2S या अन्य कार्बनिक पदार्थ काम आते हैं। इसलिए बैक्टीरिया में H2S यूज होने के कारण O2 के स्थान पर क्या निकलेगी? सल्फर मिलेगी। भाई यहां पर जल काम आ रहा है तब ऑक्सीजन निकल रही है, तो यहां पर H2S काम आएगी तो क्या है? सल्फर। जल से आपको इतनी बात याद रखनी है, बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है कि ऑक्सीजन का निर्माण किससे हुआ? जल के अणुओं से हुआ, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन किससे होता है? आंसर हो जाएगा आपका जल के अणुओं से। ठीक है, 3 बातें, 3 घटक। 4 नंबर पर घटक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अभी अपन घटक इकट्ठे कर रहे हैं, फिर अपन प्रोसेस पे आएंगे। 4 नंबर क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। अब तक 3 घटक किसमें काम आए? लाइट रिएक्शन में। ये किसमें काम आएगा? यूज इन डार्क रिएक्शन, अप्रकाशिक अभिक्रियाओं के अंदर काम आएगा ये। अब तक जो आए थे वो तीनों घटक प्रकाशिक अभिक्रिया में काम आते थे, काम आएगा यहां पर। अब जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है, जो प्लांट है वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट से क्या ले लेते हैं? CO2 ग्रहण करते हैं। स्टोमेटा ओपन होते हैं, ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया में एक्सेस अमाउंट का जो जल है वो बाहर निकलता है। उस स्टोमेटा ओपनिंग के समय कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है? अंदर चली जाती है और ऑक्सीजन बाहर आ जाती है। क्योंकि जल के फोटोलाइसिस से ऑक्सीजन बनी, ऑक्सीजन तो बाहर आ जाएगी जो जंतुओं के काम आएगी, और जंतुओं के द्वारा छोड़ी गई CO2 जो वातावरण में खूब पड़ी है वो क्या करेगी? स्टोमेटा के जरिए अंदर चली जाती है। पर ये तो सीधे एनवायरमेंट में रहने वाले प्लांट के लिए बात है। जो पानी में रहते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है वो HCO3 के रूप में CO2 ग्रहण करते हैं। ये कोई खास बात नहीं है वैसे। ये अपने चारों के बारे में जान लिया। आपके पास चारों चीजें आ गई, चारों घटक आ गए। लाइट है, पिगमेंट है, H2O है और CO2 है। अब अपना बेहतरीन हेडिंग डालो। क्या डालोगे? मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की क्रिया विधि, कार्य होता कैसे? देखो मेन बात यही है, यही पढ़ेंगे पूरे पाठ में अब लास्ट तक। पर इसके टुकड़े करके पहले बेसिक बातें लेते हैं कि अपन पढ़ेंगे क्या क्या। देखो रिएक्शन आपको याद आ रही है, मेरे हिसाब से आपको रिएक्शन याद है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 जल, यहां पर लाइट, यहां पर पिगमेंट है, उसके बाद में क्या बना?
ये ग्लूकोज बना, ये ऑक्सीजन मिला, ये जल मिला। तो मुख्य रूप से ये 4 चीज़ें हैं वो काम आएंगी, तो ये 1 और 2 चीज़ें बढ़ेंगी। मेन बात ये है। ये चारों घटक कैसे कैसे होते हैं? सबसे पहले नंबर पे अपने लाइट को जाना था, 2 नंबर पे अपने पिगमेंट को जाना, 3 नंबर पे अपने जल को जाना, 4 नंबर पे अपने कार्बन डाइऑक्साइड को जाना। ये 3 घटक है, 1 2 3 है वो लाइट रिएक्शन में काम आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड है वो डार्क रिएक्शन में काम आएगी। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट एक एक बात सुनना। देखो, सबसे पहले प्लांट के ऊपर क्या गिरी? लाइट गिरी। उस लाइट का एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? पिगमेंट करेंगे। प्लांट की सेल में प्रेजेंट जो कोशिकांग है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट पिगमेंट क्या करेंगे? लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। और पिगमेंट भी है कहां पर? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में। अभी इतना याद रखो कि क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के ऊपर ये पिगमेंट जो आपके लाइट है वो गिरती है, जिससे वो क्लोरोप्लास्ट है उसके वर्णक क्या हो जाते हैं? उत्तेजित हो जाते हैं। पहला काम तो ये होगा। तो पहला ये लिखता हूं मैं। क्या लिखा मैंने? क्लोरोफिल तथा क्या अदर पिगमेंट द्वारा क्या किया जाएगा? लाइट का एब्जॉर्प्शन। अब इसको एक छोटे से चार्ट से ही बताऊंगा। क्लोरोफिल तथा अदर पिगमेंट द्वारा लाइट का एब्जॉर्प्शन, पहला पॉइंट, 1 नंबर काम। ठीक है, लाइट का एब्जॉर्प्शन लेके ये क्या हो गए? उत्तेजित हो गए। उसके बाद में यही बात, पिगमेंट्स का उत्तेजित होना। ठीक है जी, ये लाइट गिरी, पिगमेंट उत्तेजित हो गए। अब किस पर काम करेंगे? ये H2O पर। तो क्या करेगा? अगला पद क्या होगा? H2O का विघटन करेंगे। विघटन होता है, ऐसा लिख लो। इंग्लिश में लिखो तो फोटोलाइसिस ऑफ H2O। मतलब H2O है, उसका क्या हो गया? फोटोलाइसिस। और H2O का फोटोलाइसिस होते ही, देखो पहले पद के अंदर H2O का फोटोलाइसिस, ये लाइट आती है पिगमेंट पर गिरी, पिगमेंट H2O को फोटोलाइसिस करते हैं। फोटोलाइसिस करते ही क्या मिल गया अपने को? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिल जाते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं उसके बारे में क्या बोलेंगे? प्राप्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह लाइट सिस्टम से होता है। ये एक तरीके से ऐसा मान लो फोटोसिंथेसिस सिस्टम से होता है, जिससे एंड प्रोडक्ट क्या? एटीपी प्रोडक्ट लिख लो, जिससे प्रोडक्ट एटीपी प्लस NADPH2 का निर्माण होता है। इतना काम कहाँ हुआ है? इधर लिख लेना, लाइट रिएक्शन। रिपीट करता हूं, लाइट रिएक्शन में क्या क्या हुआ? जैसे ही लाइट गिरती है प्लांट के हरे भाग में स्थित क्लोरोप्लास्ट हरित लवक पर, तो हरित लवक के अंदर उपस्थित क्लोरोफिल सहित सारे वर्णक क्या हो जाते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और खुद क्या हो जाते हैं? उत्तेजित हो जाते हैं। खुद उत्तेजित हो गए तो क्या करेंगे? जल का विघटन होगा। जल के विघटन से क्या मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी। जल के ऑक्सीजन मिलने से क्या मिलेंगे? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे साथ साथ। ये इलेक्ट्रॉन पूरे पाथ में से निकलेंगे, पूरा पाथ चलेगा, और पाथ में निकलने के साथ साथ क्या मिलेगा? एटीपी और NADPH2। मतलब अगर अपन केवल इतनी बात करें कि प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है, तो प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर आपके लाइट, पिगमेंट और H2O के कारण से एक तो अपने को ऑक्सीजन निकलती है, और ऑक्सीजन निकलने के साथ साथ में क्या मिले? एटीपी और NADPH2 का निर्माण हुआ। इस एटीपी और NADPH2 का उपयोग कौन करेगा? इसका उपयोग करेगा कौन? CO2।
और CO2 इसका उपयोग करके किसका निर्माण कर देगा, ग्लूकोज का निर्माण कर देगा। तो इस CO2 को कार्य करने के लिए ATP और NADPH2 की आवश्यकता पड़ेगी, जो इतने काम से प्राप्त हुआ इसका ये यूज करेगा और क्या बना देगा, ग्लूकोज के अणु का निर्माण कर देगा। तो देखो किस प्रकार से प्रोसेस होगी, यहां पर लिखूं फिर 5 नंबर पर ATP तथा NADPH2 का उपयोग CO2 के अपचयन या क्या बोले रिडक्शन में होता है, जिससे ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। इस पूरी प्रोसेस में आपने ये जाना कि यहां पर जो H2O है ना, ये जो H2O है ये मैंने पहले बता दिया, इस H2O का तो हुआ है ऑक्सीकरण, H2O के ऑक्सीकरण हुआ, यहां पर ऑक्सीजन बना, और ये CO2 है उसका क्या हुआ, अपचयन हुआ है। ये भी क्वेश्चन बढ़िया बनता है। तो आप दोनों को अगर प्रक्रिया साथ साथ कहीं होती है तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ऐसा भी बोला जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, जहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों के कार्य एक साथ संपन्न हो रहे हैं। अब देखो ये जो इतनी बातें बताई मैंने, इसको मैं अगर एक चार्ट के रूप में लिखूं, इसको मैं अगर एक चार्ट के रूप में लिखूं तो कैसा लिख सकता हूं, देखो इस प्रकार से लिख सकता हूं कि आप मेरा सहयोग करना। देखो ये सबसे पहले लाइट रिएक्शन और ये डार्क रिएक्शन, दो प्रकार की रिएक्शन है, ये तो आपके समझ में आ गई। एक लाइट रिएक्शन है और एक क्या है, डार्क रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो लाइट रिएक्शन जो है उसके अंदर क्या हुआ कि ये जो लाइट है आती है, ये लाइट कहां गिरी, ये लाइट गिरी पिगमेंट पे, वर्णकों पे, वर्णक उत्तेजित हो गए, और वर्णक उत्तेजित होने से इस लाइट रिएक्शन के अंदर क्या प्रोसेस हो गई, इस लाइट रिएक्शन के अंदर जल के अणु टूटे, और जल के अणु टूटने से ऑक्सीजन प्लस 2H प्लस यहां पर क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन निकल गए, प्लस साथ साथ में ये तो निकल गए, उसके साथ साथ में क्या मिला अपने को, साथ साथ में मिला ATP, और ATP के साथ में क्या मिला, NADPH2, ये निर्माण हुए, ये दोनों और बने। इतना मतलब एक तो ऑक्सीजन और एक ये दो चीजें मिली। इन दोनों का उपयोग कौन करेगा, डार्क रिएक्शन में होगा। इन दोनों का उपयोग डार्क रिएक्शन में करेगा कौन, इसका उपयोग करेगी CO2 जो वातावरण से मिलेगी है, और इस CO2 का उपयोग करने के कारण अंत में जो प्रोडक्ट बन गया वो क्या बनेगा, यहां पर ग्लूकोज बनेगा। तो दो प्रकार के प्रोडक्ट बने मुख्यतः, ये तो काम ही आ गए वापस बनकर फिर काम आ गए प्रक्रिया में, प्रोडक्ट तो ये भी बने लेकिन ये प्रक्रिया में फिर काम आ गए। तो यहाँ पर ये जो बना ना, उस प्रोडक्ट को बोल देंगे मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट तो बना आपका क्या, यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण हुआ, और उसके बाद में जो सहायक प्रोडक्ट बना वो क्या बना, यहाँ पर ऑक्सीजन। तो ये क्या बना, सहायक उत्पाद। इस प्रकार से आपके ग्लाइकोलाइसिस बीज पढ़ेंगे अपन, वहां भी कई सारी चीजें आपके डिटेल में समझ में आएंगी। फोटोसिंथेसिस वाली प्रक्रिया के अंदर ये अपन को मैकेनिज्म पढ़नी है। अब अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि ये प्रक्रिया वास्तव में बीच बीच में होती कैसे है, उनको अपन स्टेप बाय स्टेप लेंगे। लाइट रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे और डार्क रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।